आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। ममता जी सब्जी लेकर घर वापस जा रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तो ममता जी ने एक किनारे दीवार से सटक कर खड़े होने की कोशिश की। तभी पास के पान वाली दुकान से आवाज आई, अम्मा जी यहाँ आ जाओ, भीग जाओगी। ममता जी थोड़ी हंसी, बेटा अब तो पूरी तरह भीग गई, अब क्या बचाना। लोगों के चेहरे जल्दी छुपने की कोशिश में थे, पर ममता जी सब्जी का थैला एक हाथ से जमीन पर टिकाकर कुछ पल को रुकी। माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी हिम्मत की चमक। तभी सामने से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हाथ लगाकर आवाज दी, बेटा घर तक छोड़ दोगे? हाँ अम्मा जी, क्यों नहीं। लेकिन अम्मा जी, अब आपकी तो उम्र हो चली है, ये सब्जी वब्जी उठाने का काम आप क्यों करती हैं? घर में बेटे बहू हैं, उन्हीं को भेजा करो, आप आराम किया करो। घर में बैठकर ममता जी थोड़ी थकी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वो मन ही मन सोचने लगी, कौन लाएगा? किसी को परवाह नहीं, बहू तो कहती है तो मुंह बना लेती है। और बेटा अब उसका जवाब भी वही होता जो उसकी पत्नी चाहती है। अगर मैं सब्जी ना लाऊं तो घर में सब्जी भी ना आई। ये लो अम्मा जी, आपका घर आ गया। रिक्शे वाली की आवाज सुनकर ममता जी वर्तमान में लौटी और जैसे तैसे रिक्शे से उतरकर अपनी भीगी साड़ी को संभालते हुए उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला तो उनकी बहू रिया उन्हें ऐसी हालत में देखकर उन पर ही बरस पड़ी। भगवान, बारिश हो रही थी तो कोई कोना नहीं मिला था खड़े होने को। क्या जरूरत थी यूं भीग कर आने की? सारी सब्जियां भी गीली कर दी, अब कौन खाएगा इन्हें? पता नहीं बुढ़ापे में भीगने का कितना शौक चढ़ा है। ममता जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा एक थैला था, लेकिन वहां भीड़ बहुत थी, खड़े होने की जगह नहीं मिली। वो बात पूरी कर पाती इससे पहले रिया ने लपक कर थैला पकड़ा। थैला मुझे दीजिए और आप यहीं बाहर खड़ी रहिए, नहीं तो पूरा घर कीचड़ से गंदा हो जाएगा। कांपते होठों के साथ खड़ी रही, उनके अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। रिया थैला लेकर मुड़ी थी कि तभी रुक गई। फिर से बोली, बाकी के पैसे दीजिए, कितने हुए सब्जियों के? ममता जी ने धीमे से कहा, 10 रुपए बचे थे जो मैंने रिक्शे वाले को दे दिए। रिया ने गुस्से से कहा, क्या बात है, पैसे तो ऐसे उड़ाती हो जैसे आपका बेटा मुझे नोटों की गाड़ियां देता है। कान खोलकर सुन लो, कोई सामान लेने जाओ तो पूरे पैसे लेके आना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अंदर चली गई। ममता जी के गले में कुछ अटक सा गया। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन खामोश रह गई। कुछ देर बाद अंदर से उनका बेटा रमेश आया। उसकी नजर माँ पर पड़ी तो उसके कदम थक गए। माँ, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? और ये हाल है, आपका पूरी तरह भीग गई हैं। उसकी आवाज में घबराहट और अफसोस दोनों थे। वो माँ के पास आया, उनकी भीगी साड़ी की तरफ देखकर चिंतित स्वर में बोला, अंदर चलिए माँ, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। वो माँ की हालत देख समझ गया था कि माँ जरूर सब्जी लेने गई होंगी। ममता जी बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चल दी। रमेश बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। तभी अंदर से रिया की आवाज आई, रमेश, चाय ठंडी हो रही है, आ रहे हो या नहीं? रमेश ने एक बार मुड़कर अपनी माँ को देखा, मगर कुछ कह ना सका, बस चुपचाप अंदर चला गया। उसकी चाय अभी गर्म थी, लेकिन मन की आत्मा शायद ठंडी पड़ चुकी थी।
इधर ममता जी कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठी दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखकर धीरे से बोली, देखिए जी, आज फिर भीग आई हूँ मैं। रिया अब आपकी बहू नहीं, घर की मालकिन बन गई। हर बात पर ताने देती है। और रमेश, वो तो बस चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। आप थे तो सब कुछ था। अब लगता है जैसे ये घर मेरा नहीं, एक कोना बचा है मेरे लिए, और उस कोने में भी बस यादें हैं। कमरे में फिर वही सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर टिकी तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं अभी यही हूँ। और उस मुस्कान को देखकर ममता जी की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अतीत की यादों को महसूस करने लगी, जहाँ पर सुबह उनकी बेटी सविता की मुस्कान पहला उजाला हुआ करती थी। और एक आवाज आती, माँ चाय बना दूं। पर अब घर के कोने में अनकही बेचैनी तैर रही थी। बेटे की दवाई पर दरवाजे के पास खड़ी ममता जी बेटी पर टिकी थी, जैसे एक माँ अपने पुत्र को आखिरी बार नजरों से भर लेना चाहती हो। सुबह चेहरा चेहरा की दुल्हन को सुकून माँ जी, आप बिना छोटे बच्चों की तरह क्यों रोने लगती हैं? सविता दीदी विदेश ही तो जा रही हैं, कोई अंतिम विदेश थोड़ी ना है। मैं दिन भर बात करवाती रहूंगी। और बोली, बेटा नहीं रोएंगी, अब तेरी माँ मेरी खुशी के लिए ये माँ तुझे नहीं रोकेगी। सविता मुस्कुराते हुए एक बात कहूँगी, एक दिन भी दूर नहीं रहूँगी, चाहे देश दूर हो तभी उनका दामाद आगे बढ़ा। और ममता जी के पैर छूकर बोला, माँ जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सविता का पूरा ख्याल रखूंगी। ममता जी कुछ कह नहीं पाई, बस आंखों से गिरते आंसुओं के साथ दामाद के सिर पर हाथ रख दिया। दोनों बेटी दामाद विदेश के लिए निकल चुके थे। दरवाजे की चौखट पर खड़ी ममता जी हाथ में आंचल पकड़े अभी उस गली को देख ही रही थी, जहाँ उनकी बेटी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकली थी। सविता के जाने के बाद ममता जी का मन जैसे सूना सूना सा हो गया था। कुछ दिन तक तो वो अपने कमरे में बैठी चुपचाप दीवारों को निहारती रही। कभी किसी कोने से सविता की हंसी सुनाई देती, मगर वो सिर्फ यादें थी। पर हर सुबह जब मोबाइल की घंटी बजती और स्क्रीन पर सविता बिटिया का नाम चमकता, तो ममता जी के सूने चेहरे पर अलग चमक आ जाती। कैसी हो माँ? आज रिया भाभी ने क्या बनाया? चलो अब मुस्कुराओ, मैं यहाँ से आपका चेहरा देख सकती हूँ। सविता की आवाज़ सुनते ही ममता जी का चेहरा खिल जाता, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब हर बार फोन रिया के हाथ लगता और वो कहती कि माँ जी तो सो रही हैं, या फिर कहती कि अभी मंदिर गई हैं, लौटेंगी तो बात करवा दूंगी। जबकि ममता जी घर पर ही रहती। उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी बेटी का फोन आया था। उनका बेटा रमेश सब जानता, मगर चुप्पी ओढ़े रहता। उसको हर वक्त डर लगा रहता कि अगर वो कुछ बोलेगी तो रिया घर में हंगामा कर देगी। किसी बहाने से कमरे से निकल जाता, जैसे माँ की तड़प देखी ही ना जाती।
या वो देखना नहीं चाहता। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक और सच्चाई थी। एक दिन सविता ने कई बार फोन किया लेकिन रिया ने फोन नहीं उठाया। तो हार कर सविता ने रमेश के पास फोन उठाते ही सविता बेचैनी से बोली, रमेश, कई दिनों से माँ से बात नहीं हो रही। भाभी हर बार कोई न कोई बहाना बनाती है। माँ ठीक है ना? कुछ छुपा तो नहीं तुम रहे? थके हुए सर में जवाब दिया। सविता प्लीज अब फोन मत किया करो। अगर तुम्हारी भाभी को पता चल गया कि मैं तुमसे बात करता हूँ तो वो घर सर पर उठा लेगी। हर बार झगड़ा होता है, मैं थक चुका हूँ। तुम समझने की कोशिश करो। ये सुनकर वो सन रह गई। उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। रमेश, माँ से बात करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे से कहा, सविता, मैं मजबूर हूँ, तुम समझो। और फिर फोन कट गया। इधर ममता जी ने कभी कोई सवाल नहीं किया, ना रमेश से ना रिया से। अब बस हर शाम वही कुर्सी पर बैठकर बेटी के फोन का इंतजार करती रहती कि शायद आज सविता का कॉल आएगा। लेकिन फोन अब खामोश पड़ा रहता। दिन फिर हफ्ते बीते और फिर साल। अब तो सविता ने भी समझ लिया था कि माँ से बात करना अब इस घर में उतना सरल नहीं रहा। ये सोचकर अब वो धीरे धीरे खामोश होती गई। अब ममता जी सविता की तस्वीर से बात करती। दीवार पर सविता की मुस्कुराती तस्वीर देखती और धीरे से कहती, तुम तो हर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग बोलती थी ना। अब शायद वक्त की घड़ी बदल गई बिटिया। तू शायद अपनी माँ को भूल गई है। लेकिन मैं तुझे अब भी बहुत याद करती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। बस घड़ी की टिक टिक और उस माँ की सांस चल रही थी जो अब धीरे धीरे अकेलेपन की आदत सीख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो ममता जी अचानक वर्तमान में लौटी। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो रिया दरवाजा खोल रही थी और सामने उसकी माँ और बहन खड़ी थी। अरे दीदी, आप लोग अचानक? प्रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। वो दौड़कर दोनों के गले से लग गई। आवाज में अपनापन और उत्साह भरा हुआ था। आप लोगों ने बताया भी नहीं, कितना अच्छा सरप्राइज दिया। रिया ने उनके बैग थामे, उन्हें सोफे पर बिठाकर बोली, अरे तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। घर जैसे एकदम गुलजार हो गया। वहीं एक कोने में ममता जी खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए रिया की माँ सुधा जी को नमस्ते किया तो सुधा जी ने भी सिर झुकाकर नमस्ते किया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान कहीं भीतर से नहीं निकली। बस एक औपचारिक परछाई उनके चेहरे पर। किसी ने नहीं पूछा कि माँ जी आप बैठिए, कैसी तबीयत है आपकी। जैसे उनकी उपस्थिति सिर्फ आदत हो गई हो, एहसास नहीं। ममता जी चुपचाप वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे किसी दृष्टि से धीरे धीरे किरदार गायब हो जाता है। कमरे में जाकर पर्दा खींचा। पर्दे के पीछे खामोशी थी, पूरे घर में सबसे गहरी थी। एक माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या अब इस घर में मेरी जरूरत सिर्फ इतनी सी रह गई? तभी प्रिया ट्रे में 3 कप चाय लाकर बिस्किट और नमकीन लाई। लीजिए माँ, गरिमा जी चाय पीजिए। माँ, ये वही नमकीन है जो आपको पसंद है, उन्होंने हंसकर कहा। अरे वाह, मेरी बेटी मेरी पसंद पहचानने लगी। फिर तो तेरी सास को मजा आता होगा तेरे हाथ की बनी चाय में। ये सुनकर प्रिया हल्की सी हंसी बोली, माँ आप भी कैसी बातें करती हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। जिसे चाय पीनी होती है वो खुद बना लेता है। यहाँ तक कि मेरी अपनी चाय भी आपके दामाद ही बनाते हैं। ये सुनकर रिया की माँ और बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं।
हाँ, रही बात खाने की, तो वो मैं बना कर दे देती हूँ, और अगर मेरी सास को रसोई दे दूँ तो खड़े खड़े पूरा नाश्ता वहीं खत्म कर देंगी। ये सुनकर तो तीनों माँ बेटी जोर से हंस पड़ी। तभी रिया ने अचानक कहा, वैसे माँ, आज सुबह तो सारा मूड ही खराब हो गया था। सुधा जी ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ था सुबह सुबह? प्रिया ने चाय की घूंट ली, फिर सुबह की सारी बातें मजे लेते हुए अपनी माँ और बहन को बता दी। तभी सुधा जी हंसते हुए बोली, तू भी ना एकदम पागल है, ऐसा मौसम और तूने उन्हें बाहर खड़ा कर दिया। वो भी कुछ कहती कि बीच में प्रिया बोल पड़ी, अरे मम्मी, दीदी ने तो बिल्कुल सही किया, ये भी कोई उम्र है बारिश में भीगने की। लगता है दीदी की सास को अपने पुराने दिन बहुत याद आते होंगे। तीनों फिर जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ी। तभी सुधा जी ने फिर से कहा, वैसे बेटा, समझा तो दिया ना उस बुढ़िया को कि अगली बार पैसे पूरे लेकर आए। अरे क्या पता रिक्शा या कोई चटोरापन पूरा करी हो। तभी तीनों माँ बेटी की हंसी का ठहाका फिर से गूंज उठा। उधर ममता जी के कानों में हर शब्द जा रहा था जैसे किसी ने कांटे चुभा दिए हों। शाम हुई तो तीनों माँ बेटी ड्राइंग रूम में बैठकर मजे ले रही थी। तब तक रमेश आ गया। वहीं बैठकर सबके साथ चाय पीने लगा। बेटे को देखकर ममता जी बाहर आई, पर रिया झट से बोली, माँ जी, फ्रिज में मिठाई रखी है, आप प्लेट में डाल कर ले आइए। ममता जी ने सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। उन्होंने फ्रिज खोलकर ट्रे में मिठाई रखी, लेकिन जैसे ही ट्रे लेकर कमरे की ओर बढ़ी कि उनका पैर फिसल गया। सारी मिठाई हाथ से छूटकर गिर गई। सबकी नजर उधर घूमी। बड़ी मुश्किल से घबराकर मिठाई उठाने के लिए झुकी, लेकिन रिया ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, एक दिन भी चैन से नहीं रहने देती। अगर कोई काम नहीं होता तो बोल देती। माँ और बहन सब हंसी छुपाते हुए मुंह फेर लिया। रिया ने ताना मारा, अब कोई चोट लग जाती तो हम पर इल्जाम आता कि सास से काम करवा रही है। रमेश वहां से उठा, माँ आप रहने दो। ममता जी चुप थी। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस धीरे धीरे मिठाइयाँ समेटी वापस रसोई में चली गई। रसोई में जाते ही आंखों से आंसू निकले, लेकिन आवाज नहीं, क्योंकि अब आदत हो गई थी अपमान सहने की। वो दीवार का सहारा लिए चुपचाप अंदर जाने लगी कि पीछे से रिया की आवाज आई, माँ जी, वो मिठाई कहाँ है जो आपसे गिर गई थी? ममता दी धीरे से पलटी और बोली, बेटा नीचे गिर गई थी, इसलिए मैंने डस्टबिन में डाल दी। इतना सुनना था कि रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या आपने वो सारी मिठाई फेंक दी? पता भी है कितनी महंगी थी? वो मेरी माँ स्पेशल मेरे लिए लाई थी। ममता जी ने धीरे से कहा, बेटा पूरी मिठाई नीचे गिरकर पानी में भीग गई थी, तो उसे कौन खाता? इतना सुनना था कि रिया चिल्लाई, आप तो खा सकती थी ना, इतनी महंगी मिठाई ऐसे ही फेंक दिया। ये शब्द सीधे उनके दिल में चुभे। वो हैरानी से रिया की तरफ देखती रही, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि ये शब्द उनकी बहू के हैं। आप तो खा सकती थी। ये बात उनके कानों में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने दिल के अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रिया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो फिर चिढ़कर बोली, आप ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। ममता जी की नजरें झुक गईं। कुछ कहे बिना धीमे कदमों से अपने कमरे में चली गई। कमरे में सन्नाटा था, बस उनके सांसों की आवाज जो तेज होती जा रही थी। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। कुछ पल पहले जो अपमान मिला, वो अकेलापन आदत बन गई।
वो भूख जो अब तक अनदेखी थी, सबने मिलकर उनके शरीर को हिला दिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो अचानक चक्का खाकर जमीन पर पड़ी। कोई आवाज नहीं थी। घर में अपने कामों में सब व्यस्त थे। अपनी माँ और बहन के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई। वो ऑफिस के कामों में लगा था। पूरे घर में हलचल थी, लेकिन एक कमरे में सन्नाटा। वो शाम से जमीन पर बेहोश थी, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी भी अपनी माँ और बहन के साथ हंसी ठिठोली में व्यस्त थी। रमेश ऑफिस के कॉल में उलझा रहा। करीब 8 बजने को आए। रमेश को याद आया कि माँ की कोई आवाज नहीं आई। उसे थोड़ी चिंता हुई। वो माँ की कमरे की तरफ गया, लेकिन पर्दा हटाया तो चीख पूरे घर में गूंजी। ममता जी जमीन पर पड़ी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, सांस हल्की सी चल रही थी। रमेश घबरा गया। वो माँ को उठाने लगा। माँ उठो। रिया हॉल में बैठकर चीख सुनकर आई, लेकिन चेहरे पर घबराहट की उपेक्षा ज्यादा थी। घबरा कर बोला, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। माँ की क्या हालत हो गई है? रिया ठंडी आवाज में बोली, इतना क्यों घबरा रही हो? बीपी बढ़ गया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। रमेश निशब्द रहा। अपनी पत्नी की आंखों में ना दर्द ना कोई चिंता। उसने फिर बिना कुछ कहे माँ को गोद में उठाया, गाड़ी में लिटाकर तेजी से हॉस्पिटल की तरफ गया। माँ, कुछ नहीं होगा आपको। रमेश की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद अस्पताल पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। इधर रिया अभी भी अपनी माँ बहन के साथ हंसी मजाक में व्यस्त थी। उसे कोई अफसोस नहीं। अरे बेटी, कहीं बुढ़िया को कुछ हो तो नहीं गया? रिया ने माँ सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिया बोली, अरे मम्मी कुछ नहीं, ड्रामा कर रही होगी। वैसे भी अब उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। पूरे घर में ममता जी की गैर मौजूदगी थी, लेकिन रिया की बातों में अभी भी उनकी कोई जगह नहीं। उधर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर रमेश तेजी से दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहा था। आंखें नम थी, दिल में अपराध बोध की कशिश। मैंने पहले ध्यान दिया होता। काश मैंने माँ से एक बार ठीक से बात की होती। उसके मन में बस एक ही दुआ थी, हे भगवान, मेरी माँ को कुछ ना हो। उसी क्षण आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया, गंभीर स्वर में बोला, कंडीशन बहुत नाजुक है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्र और कमजोरी के चलते रिस्पॉन्स धीमा है। आप दुआ कीजिए। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से सिर हिलाया। डॉक्टर के जाने के बाद वो वहीं बैठ गया। पल भर बाद मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसकी बहन सविता का फोन था। सविता की आवाज में घबराहट थी। रमेश, माँ कैसी है? रमेश ने भर्राए गले से कहा, बहुत नाजुक हालत है सविता, डॉक्टर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश, प्लीज माँ से एक बार बात करवा दो। मैं कल ही पहली टिकट से निकल रही हूँ। माँ से कह देना कि मैं आ रही हूँ। माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। रमेश ने हिम्मत बटोरी, आईसीयू के दरवाजे की ओर देखा। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नर्स से विनती की, एक बार मेरी बहन माँ से बात करना चाहती है। डॉक्टर से बात की। थोड़ी देर में फोन आईसीयू में ममता जी के पास पहुंचाया। ममता जी होश में थी, लेकिन सांसें चल रही थी। सविता स्क्रीन पर माँ को देखते हुए रोई जा रही थी। माँ देखो ना, मैं सविता हूँ, आपकी सविता। एक बार आंखें खोल दो, मैं आपके पास आ रही हूँ। रमेश की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो इतना असहाय पहली बार महसूस कर रहा था। बाहर खड़ा रमेश कभी डॉक्टर की तरफ देखता तो कभी आईसीयू की तरफ। पूरी रात भर बस वो यही सोचता कि मैंने माँ के लिए क्या किया।
जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बुढ़ापे में मैं उसका सहारा नहीं बन पाया। क्यों रिया की बात पर चुप्पी साधी? क्यों माँ को अकेले आंसू बहाने दिए? सुबह सुबह रिया की आंखें खुली तो देखा 8 बज गए। अभी तक रमेश नहीं आया। कुछ पल इंतजार किया, चुंचलाते हुए फोन मिलाया, लेकिन रमेश ने फोन नहीं उठाया। रिया ने फोन एक तरफ रखा, तकिया को एक तरफ फेंक कर बोली, सुबह सुबह नाटक चालू। रात भर वहीं रहने का क्या मतलब? उसकी तो माँ बीमार क्या हुई, दुनिया रुक गई। घर में और भी काम होते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी माँ नजर आती है। बड़बड़ाते हुए उठकर वॉशरूम गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं, खुद में मगन, जैसे ममता जी की हालत से कोई लेना देना नहीं। वो वॉशरूम से निकली कि मोबाइल बज उठा। देखा तो उसकी सहेली का फोन था। वो चिढ़ते आवाज में बोली, हाँ निशा बोल, सुबह सुबह कैसे याद आया? निशा हंसते हुए बोली, तू कल कह रही थी ना कि तेरी सास को हार्ट अटैक आया, तो सोचा पूछ लूं कैसी है। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बताऊं, रमेश रात से वहीं बैठा है, जैसे दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। पता नहीं क्या क्या सिखाती होंगी मुझे लेकर। ये औरतें ना जाने मम तक पीछा नहीं छोड़ती। अरे तू ही तो बोल रही थी कि हार्ट अटैक आया है, फिर वो क्या सिखाएगा तेरे पति को आईसीयू में बैठकर? तू नहीं जानती, ये जितनी भी सास होती है ना, ये अपने बेटों को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बहू चाहे कुछ भी कर ले, इनका ड्रामा चलता रहता है। निशा एक पल चुप रहकर बोली, वो तो ठीक है, लेकिन रिया एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे पागल, क्या तेरी बात का बुरा मानना? मैंने बोल, तेरी मम्मी भी तेरी सास की तरह होगी क्या? क्या वो भी ऐसी हो? क्या तेरी भाभी भी तेरी माँ से ऐसे ही बात करती है जैसे तू अपनी सास से? निशा गंभीर होकर रिया से कहे, तू क्या बकवास कर रही है? मेरी भाभी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो मेरी मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। हर छोटी बड़ी चीज पूछती है उनसे। तो फिर तू अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं कर पाती जैसा तू अपनी भाभी से चाहती है? तू दूसरों की माँ से इंसानियत चाहती है, पर अपने घर में सिर्फ अधिकार। ये सुनते ही रिया गुस्से से बोली, ओ गॉड, तू कोई संत बन गई है क्या? चल फोन रख। कॉल उठाकर ही गलती कर दी मैंने। तभी निशा ने कहा, मैं तो बस तुझे आईना दिखा रही थी, पर तू जैसी बन गई है ना, ऐसी दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो अपनी सास को इंसान नहीं नौकर समझे। ऐसा बोल निशा ने फोन रख दिया, पर रिया कुछ मल मोबाइल को घूरती, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। शायद कोई बात दिल के अंदर छुप गई। रमेश थककर आईसीयू के बाहर दीवार से सर लगाकर बैठ गया। पूरी रात वो जागता रहा। आंखें लाल थीं, चेहरा बुझा था। धीमे और गंभीर स्वर में बोला, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी माँ अब हमारे बीच नहीं। रमेश कुछ पल तो डॉक्टर को देखता रहा, जैसे उसके शब्दों पर यकीन न हो रहा हो। फिर आंखें छलक पड़ी। माँ, बस यही निकला मुंह से। उसी वक्त उसकी बहन अस्पताल के गेट से आई, हाथ में बैग थामे, माथे पर पसीना। उसने आवाज दी तो रमेश ने धीरे से सिर उठाया। उसकी खामोशी सब कह गई। सविता पास आकर बोली, माँ कैसी है? माँ नहीं रही सविता। इतना सुनना था कि सविता की आंखों से बैग छूट गया। कांपते हाथों से बोली, रमेश ऐसा मत कहो, मुझे एक बार उनसे बात करनी थी, बस एक बार। अपने माथे पर हाथ मारते हुए, माँ तेरे दिल से सबसे करीब हूँ, फिर इतनी दूर क्यों गई? दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। तभी सविता का पति उनके पास आया।
उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रमेश तुम घर जाओ, मैं माँ को लेकर आते हैं। तुम माँ के अंतिम विदाई की तैयारी करो। रमेश ने धीरे से सिर उठाया लेकिन बोल कुछ नहीं पाया, बस आंखों से आंसू बह निकले। सविता वहीं खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, रमेश, माँ कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती थी और इसलिए उन्होंने हर चोट चुपचाप सह ली, कभी कोई शिकायत नहीं की। रमेश फूट पड़ा, सविता, मैं माँ को कोई सुख नहीं दे पाया। हर बार डरता रहा कि अगर कुछ कहा तो रिया घर में हंगामा कर देगी। मैं हर दिन चुप रहा और मेरा डर ही मेरी माँ को खा गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सविता। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर फिर से रोने लगे, जैसे दिल का सारा दुख आंखों से बह देना चाहते हो। सविता के पति ने आगे बढ़कर रमेश का हाथ थाम लिया। रमेश, माँ को सुकून देना है, कमजोर नहीं पड़ना है। चलो घर जाओ, हम माँ को लेकर आते हैं। रमेश ने आंसू पोंछे, धीरे से सिर हिलाया। अस्पताल से बाहर निकलकर घर पहुंचा तो रिया ड्राइंग रूम में बैठी थी, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर तिरस्कार। जैसे ही उसने रमेश को देखा तो चिल्ला पड़ी, ओह, टाइम मिल गया घर आने का, अब क्यों आए हो, वहीं रुक जाते। रमेश कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू थे, माँ के बिछड़ने का गम और रिया की बेरुखी का जहर। जब उसने कुछ नहीं कहा तो रिया फिर से तिरस्कार भरे लहजे में बोली, वैसे भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो पूरी रात वहीं बिता दी, और फोन क्यों नहीं उठाया। माँ थोड़ी सी बीमार क्या हो गई, बेटे को वहीं रोक लिया। अटैक आया था, कोई मर तो नहीं गई थी। इतना सुनना था कि रमेश का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ रिया के गाल पर जड़ा। मर गई मेरी माँ, अब खुश हो गई तुम, अब सुकून मिला तुझे, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, अब तू अपनी जुबान पूरी तलवार की तरह चला सकती है। वो हैरानी और शर्म का झटका एक साथ लगा। रमेश को ऐसे नहीं देखा। रमेश की आंखों में आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से कहा, जिस माँ ने बिना कुछ कहे हर जुल्म सहा, आज वो चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। पूरे घर में भयानक खामोशी छा गई। घर में मातम था। रमेश एक कोने में बैठा, आंखें लाल। पड़ोस की औरतें धीरे धीरे परकट करने आ रही थी। रिया की माँ सुधाची बहन अंदर आई, भागते हुए उनसे लिपटी रोने का नाटक करने लगी। माँ देखो ना, माँ जी चली गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुधाजी दुख जताते हुए बोली, भगवान कितनी अच्छी महिला थी, तूने उनकी इतनी सेवा की। रमेश की बहन सविता जो अब तक चुप थी वहीं से ठहरी आवाज में बोली, कौन सी सेवा की थी रिया ने। सब लोग देखने लगे तो सुधा जी प्यार से बोली, तू तो बहुत दूर से आई है, तुझे क्या मालूम। मुझे सब मालूम है आंटी जी, आपकी बेटी ने मेरी माँ को क्या क्या नहीं सुनाया। बुढ़ापे में भूख लगना पाप है, नीचे गिरी मिठाई फेंकने की हिम्मत कैसी हुई, इन सब बातों को आप सेवा कहती हैं। रिया घबरा गई। सविता दीदी, आप गलत समझ रही हो। सविता एक कदम आगे बढ़ी। गलत मैं नहीं, गलत तू है रिया, जो उनका सम्मान छीना। अब वो नहीं रही तो घड़ियल आंसू बहा रही हो। रिया की माँ और बहन को पहली बार समझ आया कि ये घर अब वैसा नहीं रहेगा। रमेश और सविता की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। मोहल्ले की महिलाएं बुदबुदा रही थीं। कितनी अच्छी महिला थी, हर किसी के दुख दर्द में आगे रहती। बुढ़ापे में कितना सहा उन्होंने, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बेटा तो अच्छा है, पर बहू ना पूछो, अब अपमान करती रही। ऐसा भला कोई करता है क्या अपनी सास के साथ। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। रमेश सर झुकाए चल रहा था। कंधे पर माँ की अर्थी का भार नहीं,
बल्कि वो एहसास जो जीवन भर नहीं मिट पाएगा। शाम ढलने लगी थी। गली में धीरे धीरे भीड़ कम हो चुकी थी। रमेश कमरे के कोने में बैठा था। तभी सविता उसके पास आई। उसका कंधा थाम कर बोली, रमेश बहुत हो गया। माँ की चुप्पी को हमने उनकी मजबूरी समझा, लेकिन अगर आज हम चुप रहे तो उनकी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। रमेश धीरे से बोला, अब कुछ कहने का वक्त नहीं बचा सविता। नहीं रमेश, अब कहने का वक्त नहीं। अब माँ इस घर में नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत, उनका नाम हमें बचाना है। अब इस घर में वो नहीं रहेंगी जिसने माँ को इतना दर्द दिया। रमेश की आंखों में गुस्सा उतरा। तुम सही कह रही हो सविता, रिया इस घर में रहने लायक नहीं। अगले पल रिया कमरे पर आई। चेहरे पर दिखावटी मासूमियत लिए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग तो इतना इमोशनल ड्रामा करते हैं जैसे दुनिया की सारी माँ बस उन्हीं की हो। खून उतर आया। वो सख्त आवाज में बोला, एक शब्द और मत कहना रिया। कहते हुए रमेश ने सामने रखा माँ का पुराना चश्मा उठाया। कांपती आवाज में बोला, ये वही चश्मा है जिसको पहनकर मेरी माँ अपने आंसू छुपाती। आगे बढ़कर दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर की ओर इशारा किया। तूने मुझसे मेरी माँ छीनी। मैं रोज खड़ा देखता रहा, क्योंकि मैं डरता था तेरे शोर से, तेरी चीखों से, तेरी गंदी बातों से। तू खुश होगी कि अच्छा हुआ पीछा छूट गया। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे कुछ समझ ना पा रही हो। रमेश अब और गुस्से से बोला, कल तूने कहा था अटैक आया है, कोई मर थोड़ी जाएगी। मर गई रिया, मर गई मेरी माँ, और आज के बाद तू मेरे लिए मर गई। तू इस घर में कभी नहीं रहेगी। रिया सन रह गई। क्या मतलब तुम्हारा? सविता सख्त लहजे में बोली, मतलब ये कि घर में सिर्फ इज्जत रहेगी। तूने इस घर को नर्क बनाया। अब निकल जा यहाँ से। रिया कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन फिर बोली, मुझे निकाल दोगे क्या? लोग क्या कहेंगे? रमेश मुस्कुराया। उस मुस्कान में गम नहीं, सुकून था। लोग तब भी कुछ नहीं बोले थे जब मेरी माँ भूखी सोई थी। अब अगर बोलेंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि हाँ, मैं सास पर जुल्म करने वाली बहू को घर से निकाल दिया है। रिया जैसे निशब्द रह गई। अब वो समझ गई थी कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं, और वहां से चली गई। माँ के घर भी कब तक रहूंगी? वो रोते हुए रमेश के सामने आ खड़ी हुई और बोली, रमेश, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी। रमेश की आंखों में आंसू थे, पर वो अब कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। उसने रिया की ओर देखा और बोला, माफी मांगने का वक्त तब था जब मेरी माँ के हिस्से का खाना तुम डस्टबिन में फेंकती थी, जब तूने मेरी माँ को बुढ़ापे में ताने दिए, जब तूने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ा। रमेश की बात सुनकर रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, रमेश, बस एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ। तभी दरवाजे पर तेज आवाज आई। रिया की माँ सुधा जी अंदर आई और गुस्से से बोली, रमेश, ये क्या बेहुदापन है? तुम मेरी बेटी को इस तरह घर से निकालोगे? इतना कुछ किया उसने इस घर के लिए, और आज के दिन दिखा रहे हो। रमेश अब और चुप रहने वाला नहीं था। वो सख्त लहजे में बोला, आपकी बेटी ने जो किया है उसका हिसाब मैं अपनी माँ की तस्वीर के सामने हर रोज दूंगा, लेकिन इस घर में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं। सुधा जी कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी बाहर से कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पड़ोसी जमा हुए। पड़ोसी औरत आसपास आते हुए बोली, बहुत अच्छा किया रमेश बेटा, ऐसी बहू घर में रहे तो घर नर्क बन जाता है। अब तुमने जो किया वो हर बेटे को करना चाहिए जो माँ के आंसू नहीं देख सकता। रिया का शर्म झुक गया।
रिया की ओर देखते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, इस घर में सिर्फ मेरी माँ की यादें रहेंगी। वो फूट फूट कर रोने लगी, अपनी माँ को लेकर निकल गई। रमेश ने धीरे से दरवाजा बंद किया। अब वो घर सच में लग रहा था, जहाँ शांति थी, सुकून था, एक बेटे की जगी हुई आत्मा। अगले दिन रमेश माँ की तस्वीर के सामने बैठा था, उसकी आंखों से बह रहे थे आंसू, लेकिन मन में पछतावा अभी भी चल रहा था। काश माँ के रहते समझ पाता कि उनका मौन ही उनकी चीख है। अब यह खामोशी उसे उम्र भर सुनाई देगी। उसने माँ की तस्वीर पर हाथ रखा, मानो अपने हर गुनाह की माफी मांग रहा हो। उसका स्वर हर बेटे की संदेश बन चुका था। दोस्तों, एक माँ कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ सह नहीं रही होती। जिस दिन माँ की चुप्पी तुम्हें चुभने लगे, समझो वक्त है संभलने का।